हैं। फिर पहले किस तरह का रेट्स मिलते थे, वो लोग कहते हैं कि हमें पहले ज़्यादा रेट्स मिलता था, अभी हमें कोरोना के बाद हमें बहुत कम दाम मिल रहे हैं। तो इसकी भी हम कारण सोच रहे थे, क्या इसका प्राइवेटाइजेशन से लिंक्ड है क्या, और दूसरी तरफ से जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स में जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो सब कैसे वंचित रह जाते हैं। इस तरह के मुद्दों को हम ज़्यादातर समझने की कोशिश कर रहे हैं और अभी हम स्टडी कर ही रहे हैं इसके बारे में। श्रवण कुमार जी, ये अलग म्यूनसिपालिटी है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली की जो है एक अलग म्यूनसिपालिटी है जिसका नाम है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, NDMC इसको कहते हैं। उसके बारे में यदि आप रखेंगे बात तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम 15-20 साल से तो मैं हूँ इस एरिया में, तो दिक्कत तो बहुत सारी आती है। उसके लिए जो है अभी कोई काम जो है आगे बढ़ा नहीं है। मेन जो कंपनी नई आती है सही तरीके से, फिर ये आ गया आपका कोरोना आ गया, इसकी वजह से भी कम हुआ। उसके बाद जो कंपनी आती है वो भी जो है डिस्टर्ब करती है उनको। उसके अलावा अभी एक नई चीज़ जो निकल के आई है NDMC इलाके G20, इसमें तो लोगों को उठा के यहाँ से बाहर कर दिया। जिसके पास यहाँ का ID वगैरह नहीं था, इनको तो पता नहीं कहाँ ले जाके बंद कर दिया था। इनका पता ही नहीं था कहाँ, पता नहीं उनको छोड़ा भी अभी नहीं छोड़ा, इसका भी कुछ पता नहीं। हमारे बीच में रिठाला से और रोहिणी के इलाके से, तो उस इलाके में ये काम से जुड़ी हुई है। मेरी रिठाला रोहिणी से है। मेरे साथ जो है वो 3 से 4 साथी है मेरे से, जो पूरे के काम करते हैं। इनको काफ़ी नज़दीक से मैं जानती हूँ। पहले तो ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन काफ़ी 10-15 साल से काफ़ी परेशानी आ रही कि इनको जैसा मान लीजिए काम करने के लिए जाते हैं, इनको जैसा मान लीजिए जो सरकार कंपनी को दे दिए हैं, तो सरकार अब कंपनी को दे दिए हैं तो इनको तो लाभ ज़्यादा नहीं मिलता है। इनसे पैसा लिया जाता है, इनको हटाया जाता है, इनको ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो हमारा जो 3-4 हज़ार साथी काफ़ी परेशानी में है। हम चाहते हैं कि सरकार इतना मान ले कि जो दिल्ली का जो सफाई के लिए सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है, तो हमारे साथी लोग करते हैं, तो उनके लिए कुछ सोचें। उनके लिए कुछ जैसा मान लीजिए कि उनका कुछ कार्ड बनाया जाए, उनको कुछ तनख्वाह के हिसाब से दिया जाए, उनको कुछ जैसा मुनाफा मिले, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा। इस हिसाब से तो मान लीजिए कि ज़्यादातर परेशानी हो रही है। जो पहले इनका मान लीजिए जो विषय के जो इनके पास आते थे, तो उनके थोड़ा सा 2 पैसे इनका बचते थे। अब तो बचने का नाम नहीं थे, ये ज़्यादा परेशान भी हो गए हैं। इनका बच्चा पालना, इनका इनकम सब कम हो गया। तो ये ज़्यादा परेशान हम चाहते हैं कि दिशा के जरिए ये सरकार तक पहुँचे, क्योंकि ये हमारा जो साथी लोग है ज़्यादा परेशानी में जूझ रहे हैं। इनके लिए कुछ सोचे सरकार। जो दिल्ली को जो साफ किया, ये शायद हम वेस्ट बंगाल से हैं, तो ज़्यादा बढ़कर हम वहीं से हैं। 15-20 साल इस काम को करते हुए, लेकिन अब तक कोई भी फैसिलिटी नहीं मिला। जो कंपनी वाले आए हैं तो उनसे भी ज़्यादा हमारा जो वर्कर है वो ज़्यादा परेशान है। तो इनके लिए कुछ सरकार सोचे। हम चाहते हैं कि इनके लिए कुछ किया जाए। इस सब की ओर से हम चाहते हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं, इनका कुछ सुने। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दसम का, उसमें अशोक जी का और शशि जी का। उनके साथ के बिना मेरी PhD शायद ख़त्म ही नहीं हो पाती। उनके साथ मैं भलसवा गई और दिल्ली में मंदिर मार्ग में वाल्मीकि बस्ती गई, और उन्हीं की वजह से मेरा काम हो पाया। शुरुआत करना चाहूँगी कुछ एक कि हमें पता है कि दुनिया भर में और इंडिया में वेस्ट वर्कर्स की हालत काफ़ी ख़राब है, मगर कुछ चीज़ें, कुछ आंकड़े हमें ज़रूर जानने चाहिए जिनसे हमें पता चलेगा कि वेस्ट वर्कर्स की कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है। एक चीज़ ये है कि वेस्ट पिकर्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया, वो 0.1% ऑफ इंडियाज़ वर्कफोर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और दिल्ली के अंदर ही कम से कम दिल्ली में 3 से 4 लाख वेस्ट पिकर्स हैं। वो दिल्ली का 15 से 20%, ये एक रफ आंकड़े हैं, 15 से 20% दिल्ली का ये वेस्ट रिसाइकल करते हैं। और क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा वेस्ट रिसाइकल होता ही नहीं है, जैसे कि शशि जी ने बताया, दिल्ली में जब हम रिसाइकलिंग की बात करते हैं, जब हम वेस्ट की बात करते हैं, तो हम इकोलॉजी की, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो ज़्यादातर जो दिल्ली का कूड़ा कबाड़ है वो तो इंसिनरेशन प्लांट्स में जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है। तो उसमें रिसाइकलिंग कौन कर रहा है? उसमें जो
इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम कौन कर रहा है? वो तो हमारे इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स ही हैं जो इतना मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं दिल्ली की वेस्ट इकोनॉमी को। तो अब ये बातें मैं 3 भागों में इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगी। एक तो जैसे ही कि सारे साथियों ने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बताया और रिलीजन को लेके बात करना चाहूँगी। और तीसरा जो क्वेश्चन है वेस्ट वर्कर्स को एक फॉर्मल वर्कफोर्स में जो कन्वर्ट करना है उसकी बात करना चाहूँगी। तो जो हम दिल्ली में म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स देखते हैं 2016 वाले, उसमें ये काफ़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि वेस्ट वर्कर्स को इंटीग्रेट करना चाहिए और एक फॉर्मल वर्कफोर्स का पार्ट बनाना चाहिए। मगर जो हम देख रहे हैं वो इंटीग्रेट तो हो ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। और जो इनफैक्ट जो पहले से फॉर्मल वर्कफोर्स थी, जैसे दिल्ली का जो एक सफाई कर्मचारी था जिसकी सरकारी नौकरी होती थी, जो एक परमानेंट नौकरी होती थी, उसी तक को इनफॉर्मलाइज करा जा रहा है। तो आजकल जो है हमारे ज़्यादातर सफाई कर्मचारी हैं वही कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर बन चुके हैं। और जब हम उसमें प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि फॉर्मलाइजेशन के नाम पे लोगों के पास नौकरी तो है, बट वो एक नौकरी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी है। जिस मैंने अपना फील्ड वर्क 2019-20 में करा था, तो जो उस टाइम सैनिटेशन वर्कर्स, गार्बेज कलेक्टर, सफाई कर्मचारी जो है वो जो इन कंपनीज के साथ काम करते उनको उस टाइम पे 13,000 रुपये दिया जा रहा था। तो और जो एक इनफॉर्मल वेस्ट पिकर है वो भी महीने का 13-14 हज़ार कमा लेता है। तो उसमें फॉर्मलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, कंपनी आके बल्कि फॉर्मलाइजेशन के नाम पे इनफॉर्मल वर्कफोर्स को बढ़ा रही है, जो कि एक काफ़ी खतरनाक ट्रेंड है। उसमें भी आप देखेंगे जब ये प्राइवेट कंपनीज आती हैं तो ये दिखाते हैं जैसे कि हम वर्कर्स को बहुत अच्छे से रख रहे हैं, हम उनको यूनिफॉर्म दे रहे हैं और हम बहुत ही एक सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक तरीके से चला रहे हैं। बट उसमें भी आप देखिए एक तरीके का जातिवाद होता हुआ बहुत क्लियरली दिखता है, क्योंकि जो उसमें आदमी गाड़ी चला रहा होता है उसका काम अलग होता है, उसको जो सैलरी मिलती है वो अलग सैलरी मिलती है, और जो इंसान वैन के साथ जो गार्बेज कलेक्टर होता है, जो सफाई कर्मचारी होता है, उसको अलग सैलरी मिलती है। तो जो कंपनी जो है बिना इस बात को बोले जाति प्रथा की व्यवस्था को आगे लेके जा रही है, और ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये, जैसे कि जो आयशा जी ने बताया, पहले मेरा भी काम रोहिणी में ही है, तो पहले जो हम देखते थे एक इनफॉर्मल वेस्ट पिकर घर में आता था, घर से हमारा कूड़ा कबाड़ लेके जाते थे, तो अब उनको वही काम करने के लिए वो उतना आसान नहीं है। अब वो जहाँ पे अपना, जैसे जो घर के आसपास एक ढलाव होता है, जब वो ढलाव में अपना कूड़ा डालने जाते हैं तो अब उनको अटेंडेंस देनी पड़ती है। अब उनके आईडी कार्ड्स हैं, और आईडी कार्ड उनकी मदद के लिए नहीं है, आईडी कार्ड्स कंपनी वालों ने उनको दिए हैं ये देखने के लिए कि हर रोज के लेवल पे कौन इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर्स हैं जो कि आ रहे हैं और जो कि कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। और उसके ऊपर उन लोगों को जो है कंपनी वालों को या लोकल म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स को पैसा देना पड़ता है वो कूड़ा कलेक्ट करने के लिए। जो ये लोग हैं जो कूड़ा उठा रहे हैं वो तो एक्चुअली उसको रिसाइकल कर रहे हैं। जो सरकार और प्राइवेट कंपनी की तरफ से जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है वो एक कूड़ा जलाने के लिए करी जा रही है। तो आपको उसी में ये काफी क्लियरली दिख जाएगा कि कितना बड़ा ये डिवीजन है जो एक्चुअली इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहा है, उसको किसी न किसी तरीके से रोका जा रहा है, दबाया जा रहा है, और जो कंपनियां अपना प्रॉफिट बनाना चाह रही हैं उसको आगे ले जाया जा रहा है। आप बहुत बारी लैंडफिल पे देखिएगा, ये तो स्वच्छ भारत के नाम पे 2 अक्टूबर को बहुत बारी गांधी जयंती वाले दिन उस टाइम लैंडफिल पे, भलसपा लैंडफिल पे स्पेसिफिकली काफी सर्वेलेंस रहता है और वेस्ट वर्कर्स को लैंडफिल पे जाने ही नहीं दिया जाता है। तो जो दिवस स्वच्छता के नाम पे बनाया जाता है जिसमें एक इनफॉर्मल वेस्ट पिकर का इतना बड़ा योगदान होता है, उसी में जो है वेस्ट वर्कर्स को आप लैंडफिल पे नहीं जाने दे रहे हैं, जो कि मेरे सुनने में आया था कि ये G20 में भी इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स के साथ हुआ था।
तो ये सारे काफ़ी एक तरीके से डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स हैं। दूसरा मैं बोलना चाहूँगी कि हम एक इस ऐसे टाइम पे भी जी रहे हैं जो हमारे बंगाली मुस्लिम साथी हैं, उनके साथ आप देखा जाए तो उनको किसी भी तरीके से पुलिस पकड़ लेती है। एक ये है कि उनके पास आईडी कार्ड्स नहीं है, तो उनके रिलीजन के नाम पे उनको जिस तरीके से रोका जा रहा है वो अपने आप में काफ़ी एक खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जो एक मजदूर आदमी है वो हर रोज खाली अपना काम करना चाहता है, वो आपके घर आ रहा है, आपका कूड़ा कबाड़ उठा रहा है, उसको रिसाइकल कर रहा है। मगर हम जो आज के टाइम पे देखते हैं 2022 में जो जहांगीरपुरी की तरफ इंसिडेंट हुआ था, उसमें कितने ज्यादा मेरे ख्याल से सी ब्लॉक की साइड, तो जब वो शोभा यात्रा निकली थी, एक कम्युनल राइट्स हुए थे, तो उसमें सीधा एक डायरेक्ट प्रभाव जो है वो बंगाली मुस्लिम वेज स्पीकर्स के ऊपर काफी ज्यादा था। और दिल्ली में इस वक्त बंगाली मुस्लिम वेज स्पीकर्स की संख्या काफी ज्यादा है। हम उनकी वर्किंग कंडीशंस को आसान करें, बजाय कि उनके ऊपर एक इस तरीके से अटैक करें कि उनको बांग्लादेशी देखा जाता है, चीजें काफी गलत हैं। दूसरा ये है कि वर्कफोर्स की फॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी ये डिमांड आती है, बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें वेज वर्कर्स से पूछना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर हम उनको फॉर्मलाइज करके अगर आप उनको मिनिमम वेज भी नहीं दे रहे हैं, अगर आप उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, अगर आप उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं, तो वो उस फॉर्मेलिटी का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बहुत सारे वेज स्पीकर्स जो हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तो उसमें जरूरी है कि हम मिनिमम वेजेस किस लेवल पे सेट कर रहे हैं, हम ये समझें कि उनका हमारी इकोनॉमी और इकोलॉजी पे कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से उनको हम किस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रोवाइड करें, ये सब चीजें हमारे लिए समझना और उनपे ये एक तरीके से पॉलिसी मेजर्स और रिकमेंडेशंस देना बहुत जरूरी है। जिला से एक बहन आई है मंजू जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आएँ और जो भी आपके साथ गाजियाबाद जिला में जो हो रहा है आप लोगों के पूरे काम से, उसके बारे में यदि आप बताएंगे सब लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं बोलते भैया मैं गरीब नहीं होते तो मैं गली गली कूड़ा नहीं उठाते, तो कहते कि क्यों अपने घर को जाओ, तो कहे कि देख लो नहीं मानोगे तो पुलिस से पकड़वा देंगे। मैंने भाई पुलिस से क्यों पकड़ा, पुलिस से तो न्याय की बात करेगी, न्याय की डंडा कैसे मारेगी। तो भाई पुलिस वाले आए कि क्यों मारे, तो बोले कि देख लो भाग जाओ, झुग्गी खाली करके नहीं भागो तो आग लगा देंगे। हम लोग का वहाँ पानी का सुविधा है, शौचालय का सुविधा है, नहीं मेडिकल है, कुछ भी नहीं है हम लोग का। किस तरह जैसे हम लोग जीवन बिता रहे हैं। 2-3 साल से ये नए कॉन्ट्रैक्टर्स का जो है वो आया है और वो काफ़ी मतलब भयावह स्थिति है। गाजियाबाद जिला में नगर पालिका के जो क्षेत्र है उसमें आपको 6 जोन है, 6 जोन को जो है उन्होंने प्राइवेट जो है एक तरीके से लोकल कॉन्ट्रैक्टर को, जिसका वेस्ट मैनेजमेंट में कोई मतलब नहीं है, ना जानते हैं, तो वो पैसा बनाने के लिए वो लोग आए हैं, तो उन लोगों को दे दिया कॉन्ट्रैक्ट किसी कमिश्नर ने के आने से, और वो उसने जो है सारे जो इनफॉर्मल जो वर्कफोर्स है उनको कर रहा है। ठीक है, पॉलिसी तो प्लेस में है, मतलब लिमिटेड ही है वो पॉलिसी, बट इट इज इन प्लेस, बट उसको इम्प्लीमेंट ही तो नहीं करा जा रहा है ना। I got the point. Only the thing is you raise the question is the better, but the only the thing is how सॉल्व करने के लिए कोई मतलब ये होना चाहिए, हाउ टू इट बी सॉल्व। कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा, सेंटर करेगा, ये और कोई बॉडी है जो उसमें, मतलब म्यूनिसिपल लेवल पे भी काम हो सकता है, क्योंकि जो दिल्ली में इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है, इसमें लूटेरा लूट रहा है। हाँ, मतलब जैसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे इस वक्त वो पहले क्या था, दिल्ली में स्टेट लेवल पे आप थी और म्यूनिसिपल लेवल पे बीजेपी तो एमसीडी यहाँ पे काम कर रहे हैं, अब एमसीडी में भी आप है, सो वी हैव सम होप कि वो शायद कुछ करें। वो कर रहे हैं। अगर वो एक ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे लेके जाते हैं और अगर वो इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर्स की डिमांड की तरफ रिसेप्टिव नहीं है,
तो हम उससे ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उनका मोटिव बहुत क्लियर है, उनको प्रॉफिट कमाना है। और वो प्रॉफिट अगर वो प्रॉफिट आएगा तभी जब आप इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर्स को एक थोड़ा पीछे की तरफ करेंगे ना, क्योंकि वो प्रॉफिट इंसिनरेशन के थ्रू कमा रहे हैं। म्युनिसिपल वेस्ट रूल 2016 कह रहा है, म्युनिसिपल वेस्ट रूल 2016 ये कहता है म्यूनिसिपल रूल्स की दिल्ली का कि गाड़िया देश का, देश का, पूरे देश का, और जितने देश में अर्बन लोकल बॉडी है, शहरी निकाय है, वो उस पर एप्लीकेबल होता है वो रूल। जितने भी देश में नगर पालिकाएं हैं वो सब पे एप्लीकेबल होता है। तो ये रूल कहता है कि नगर पालिका चूंकि उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, और एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग तथ्य बताऊं कि ये कानून जो है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री बनाता है और इम्प्लीमेंट जो है अर्बन डेवलपमेंट करता है। दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। पहली बात, उसका कोई भूमिका नहीं है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का MSW रूल बनाने में, वो सिर्फ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। रूल बनता है पर्यावरण के नजरिया से, इम्प्लीमेंट करता है नगर पालिका। तो यहीं पे कंट्रडिक्शन है। लेबर का मामला है, लेबर मिनिस्ट्री उसमें नहीं है। अभी उन्होंने नई एक मिनिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया है उस रूल में, केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। क्योंकि कानून ये कहता है कि 90% वेस्ट है जिसका उपयोग होना चाहिए। तो मूलतः जो है अब उसको कुछ अपग्रेडेशन भी हो रहा है, नगर पालिका ने अपग्रेडेशन भी किया है, लेकिन अपग्रेडेशन में जो चीजें आ रही हैं सर, जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की जो प्रियम्बल्स है, प्रस्थापना है, जिसको नगर पालिका कहती है, इस बात को सिर्फ 20%, और एक दिल्ली का कचरा यदि 10,000 मैट्रिक टन है जैसा सरकार ये क्लेम करती है, तो सिर्फ 2,000 मैट्रिक टन कचरा को इंतजामात करने का उनके पास व्यवस्था करनी पड़ेगी। 8,000 मैट्रिक टन पर डे का कचरा जो निकलता है उसका जो है बगैर किसी साइंस के, बगैर किसी मशीनरी के उसका डिस्पोजल ये लोगों के द्वारा हो जाएगा, लेकिन आपको उनको इस सिस्टम के पार्ट बनाना पड़ेगा, जो कानून 2016 भी कहता है यही बात। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है, सेकंड लेबर कमीशन की रिपोर्ट कहती है, बजाज कमेटी की रिपोर्ट इस बात को कहती है। लेकिन ये सारे चीज हैं इनके फेवर में, लेकिन बोलते हैं ना कि गले में जो है घंटी कौन बांधेगा, वो वाली समस्या है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब नेचुरल तरीके से जो चीज नेचर से मिलता है वो कोई कूड़ा नहीं होता है, और वही 50% कचरा है। तो यदि हम उसको टैकल करने का विधि यहाँ पे स्थापित करना है, जगह की भी कमी नहीं है दिल्ली में, इसलिए लोग बोलता है जगह नहीं है। दिल्ली में 1400 पार्क है, कूड़ा हमारा तो नहीं है, कूड़ा तो उन्हीं लोगों का है। यदि वो कूड़ा पैदा करते हैं तो इंतजामात भी उनके महल्ले में होना चाहिए, और ये पार्क में हो सकता है। कूड़े से कोई बदबू नहीं आता है, कोई उससे हैजार्ड नहीं है। हैजार्ड तब होता है, स्टांस आता है जब उसको प्रॉपर तरीके से आप सेग्रीगेट नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, तो डाइऑक्सिन बढ़ेगा। और डाइऑक्सिन और मीथेन का जो इम्पैक्ट है, बस अंतर इतना ही है कि एक मिट्टी और पानी को खराब बर्बाद कर देगा, एक हवा को तबाह कर देगा, और दोनों का इम्पैक्ट जो है जीवन और प्रकृति पे सेम पड़ता है। भले ही वो आज नहीं आपको प्रभावित करे, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पूरे भविष्य को खत्म कर देगा, और वही हम करते जा रहे हैं। यदि हमने विकल्प भी ढूंढा कि भाई हम ठीक है वेस्ट टू एनर्जी में जाएंगे, के तरफ जाएंगे, लैंड फिलिंग नहीं करेंगे, तो वो और खतरनाक है। ओखला का जो है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ऑलरेडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के गाइडेंस में और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और CBCB के नियंत्रण में उसकी जांच हो चुकी है। तो उसका रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा खतरनाक जो है पॉल्यूशन जो है उससे जनरेट हो रहा है, और उसका रिपोर्ट कहता है कि वहां पे जहां पे ये लगता है उस इलाके में जो है प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है, बांझपन आ जाता है लोगों का, गाय के दूध जो है वो विषाक्त हो जाता है, पी नहीं सकते हैं आप। तो ये सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे इस शहर में जो देश की राजधानी है और यहाँ पे सबसे ज्यादा सुरक्षित लोग रहते हैं, वहाँ पे ये हम व्यवस्था इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट जो कचरा का है उसके बारे में हम सोच रहे हैं, ऐसा प्लान हम कर रहे हैं। तो ये विकल्प है कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और वो इच्छा शक्ति नीति से आएगी सर।
नीतिगत जो लोग हैं, नीति में जो बनाने वाले लोग हैं, वो जब तक इंटरवेंशन नहीं करेंगे, आप जैसे लोग जो है सवाल नहीं खड़ा करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। हम तो बेजुबान लोग हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि हमारी बात को आप रखें। दिल्ली सरकार के मुखिया ने ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो बंद कर देंगे, आज तक वो नहीं बंद हुआ, चल रहा। उनका घोषणा चाहिए कि हम ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को बंद करेंगे, नहीं बंद हुआ। ये हमारा सवाल है हम सब लोगों का। गाजीपुर में एक कंपनी है आइलैंड एफएस, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, और वो बेसिकली वहाँ जो अभी कर रहे हैं ट्रीटमेंट, पता नहीं अभी रिसेंट में जो है उपराज्यपाल जो है दिल्ली के गए थे वहाँ पे विजिट करने के लिए। उन्होंने कहा कि यदि तूने 15 दिन में ये प्लांट नहीं चालू किया तो मैं बंद कर दूंगा, ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो सर कह रहे हैं कि जो उसके पहले का जो हो रहा था वहाँ पे गाजीपुर में, वो ये हो रहा था कि जितने ट्रक उसके अंदर में जा रहे थे, तो हम जो काम करते हैं आइलैंड का ये काम था, हम चुके वहाँ पे, और आइलैंड एक और काम करता है वहीं पे बगल में, जितने कबाड़ी समाज है हमारा, उनके लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया। ये बात मैंने उनसे रखी थी कि आप ऐसा इनको नहीं हटा सकते हैं। ये कितना, आप तो नए आए हैं, आप जैसा मान लीजिए दिल्ली को साफ रखा है, शायद बिजनेस बनाने के लिए आए हैं, पैसा बनाने के लिए। जर्सी बात है, अगर हम कुछ करेंगे तो अपने लाभ से करेंगे। ये तो बिना मतलब में दिल्ली को साफ करके रखा है, चाहे बिहार से आए, चाहे बंगाल से आए, चाहे कहीं से भी आए। लेकिन इनके लिए आप सोचिए। तो उन्होंने कहा कि क्या सुझाव है, तो मैंने बोला कि जो सुझाव है ये कि जो आप अपना तरफ से कंपनी के लिए आपने बंदा रखना है, तो आप जो बंदा पहले से है आप उनको रखें। लेकिन इन्होंने कमिटमेंट करके इन्होंने नहीं रखा। मैंने भी वो उनके साथ काफ़ी साल काम किया है, उनके बाद मैंने खुद ही छोड़ दिया, क्योंकि इनका जैसा मान लीजिए मैंने बोला कि भाई ढलावर में जो है उनको तो सैलरी मिलना चाहिए, नहीं मिला। जो सफाई रखते हैं, जो आजकल कचरे की वहाँ पे कोई रह नहीं पाते, वो 24 घंटे रहते हैं, उनका तो कुछ है ना। तो वो कंपनी वाला क्या आता है, अपना अपना बंदा रखते हैं, अपना बंदे को जो चाहिए, वो कबाड़ा चाहिए, जो मोटा मोटा चाहिए वो बाहर बेचते हैं। जो शुरू से है वो बेघर बेरोजगार वो हो गए। तो कंपनी वाला जो रखे वो भी लाभवान हो गया, जो कंपनी वाला वो भी लाभवान हो रहा। नुकसान तो जो आम पब्लिक हो रहा है ना, जो शुरू से दिल्ली को संभाल कर रखा, सफाई रखा, उनको प्रॉब्लम कंपनी वालों को समझना चाहिए। जी हैं तो हम ज़्यादा से उन पर बोल सकते हैं, बीजेपी को क्या बोलेंगे। बीजेपी के सरकार का तो भी जो हमारा शायद प्रधानमंत्री जी ना सुन ले, सबका कर लें, ये उनका तक आवाज़ पहुँचाएंगे। वो अगर ना सुने तो केजरीवाल का आवाज़ उठाना चाहिए, उठाएंगे तब ना सुनेंगे प्रधानमंत्री जी, कैसे सुन लेंगे बताइए। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे इनका आवाज़ था कि कंपनी वाला क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो हमने बोला कि जो वो अलग से कंपनी रखते हैं, जो बंदा रखते हैं, उनको ना रखे, जो पहले से काम किया उनको करो, उनका भी काम कर रहा है, उनका भी रहेगा। जो उनको नया नया बंदा सुन रहे हो कंपनी वाले, उनका जेब भी तो भर रहे हैं, कंपनी वाला खुद भर रहे हैं, उनका खुद भर रहे हैं। जो पहले से काम करते हैं, जो दिल्ली को साफ किया, उनके लिए तो कुछ नहीं हो रहा ना, वो तो बेघर हो रहे हैं ना। जो उनको सपोर्ट करता है उनको वो लोग मिक्स कर देते हैं। मतलब कई जगह ऐसा होता है कि भाई आप कूड़ा उठा रहे हो तो आप तो उनका, हम ये लोग तो उनका मदद कर रहे हैं कंपनी वाले। नमस्कार दोस्तों, कूड़ा उठाते हैं उनको लेके जो कर्मचारी हैं, ये कॉन्फ्रेंस हुआ। बहुत सी समस्याएं हैं। 1947 से लेके अभी हम 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहे हैं। 100वां जो हम आज़ादी का उत्सव मनाएंगे तब भी यही समस्या रहेगी। बहुत सी समस्याएं पर्यावरण को लेके, जो कूड़ा उठाते हैं उनको कोई पूछता नहीं है। संघर्ष है हर जगह, और बड़े बड़े जो NGO हैं इसी तरह से जो है कॉन्फ्रेंसें होती रहती हैं, लेकिन समाधान आज तक नहीं निकला। चाहे कोई भी सरकार आए, बीजेपी हो आज या कांग्रेस पहले थी, ये लोग आज भी पीड़ित हैं, कल भी पीड़ित थे। और 100 साल बाद अगर हम अर्पणा जी का इंटरव्यू लेंगे तो तब भी ये पीड़ित ही दिखेंगी, और पूरा हिंदुस्तान में जो कूड़ा उठाने वाले हैं वो सब दुखी मिलेंगे। आइए हम मैम से जानना चाहते हैं कि क्या बेसिक क्या होना चाहिए, सरकारों को क्या करना चाहिए। जी मैम जी। एक तो जो आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी डिमांड है वेस्ट वर्कर्स की, इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर्स की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, तो जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वेस्ट सेक्टर में, उसकी वजह से जो इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर्स ने बताया है कि कैसे उनको हैरास करा जाता है, उनसे पैसे मांगे जाते हैं, कभी कभी उनको मारा भी जाता है।
तो सबसे पहली बात ये बंद होना चाहिए, क्योंकि जो इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स हैं इंडिया में वो काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं। लोगों को पीटा जा रहा है और उन लोगों को जो कूड़ा उठाते हैं, इस देश के गंद को साफ करते हैं, पीटा जा रहा है। उनको कुछ FIR लॉज है मैम, मुझे या FIR बर्बली ही कहा जा रहा है कि आपने उसकी तहकीकात की? नहीं, मैंने FIR नहीं देखा है, और मैं ये बात उससे बोल रही हूँ जो यहाँ पे वेस्ट वर्कर्स करते हैं, जो उन्होंने बताया। बट ये वो एक आदमी की पीड़ा हो सकती है। हाँ, मगर बड़ी पीड़ा ये है कि जो आज के टाइम पे जब वो अपना कूड़ा उठाना चाहते हैं तो उनको रोका जाता है, और वो सबसे बड़ी पीड़ा है कि उनसे पैसे मांगे, उनसे कूड़ा उठाने के लिए वो आपका देश की सफाई कर रहे हैं, उनसे पैसे मांगे जाते हैं, वो भी म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू मांगे जाते हैं। वो चीज़ गलत है। उनको वो एक्सेस मिलना चाहिए और उनको वो इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो आपका वो कूड़े को जला नहीं रहे हैं, वो कूड़े को रिसाइकल कर रहे हैं। और आज के टाइम पे जो इंडिया का दिल्ली का 15 से 20% कूड़ा है वो इनफॉर्मल सेक्टर ही रिसाइकल कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा रिसाइकलिंग ही इनफॉर्मल सेक्टर के थ्रू होती है। बिल्कुल, एक्चुअली ऑर्डर है रिसाइकलिंग का, जलाने का नहीं है। एग्जैक्टली। तो वो जो हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जो हम क्लीनिनेस की बात करते हैं, जो हम स्वच्छता की बात करते हैं, वो तो हमारे इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स ही कर रहे हैं। तो अगर हम उनको वो इज्जत नहीं दे सकते, अगर हम उनको वो एक्सेसिबिलिटी नहीं दे सकते, तो फिर क्या इन सब चीज़ों बहुत का दुख क्या की फायदा? बात है कि आप लोगों को ये कॉन्फ्रेंसें करने पड़ रही हैं, जबकि इसमें सरकार को इन्वॉल्व होना चाहिए और उन कर्मचारियों को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए और उनको काफ़ी अच्छी पेमेंट मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारे सामने जो वेस्ट पिकर्स हैं, क्लीनर्स हैं, उनको एक रिस्पेक्टफुल और एक डिग्निफाइड लाइफ दी जाए, उनको ID कार्ड्स दिए जाएं और उनको एक मिनिमम वेजेस से ज़्यादा एक रिस्पेक्टफुल सैलरी दी जाए। क्या ये आपकी पहली कॉन्फ्रेंस है? नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली है, बट लेकिन आप सक्रिय हैं इनको न्याय दिलाने में हाँ, काफ़ी दिनों से। मैं इस तो क्या आई कार्ड अभी तक नहीं बना पाई गवर्नमेंट, या ना बनवा पाए आप? मैंने तो क्या उनको सच्चाई, उनको न्याय नहीं दिला पाए आप अभी तक? 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। सबसे पहले जो है एक मैनुअल स्कैवेंजर और एक जो सैनिटेशन वर्कर है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा उठाता था, बट आज के टाइम पे तो वो नहीं हो रहा है ना। आज के टाइम पे एटलीस्ट ऑन पेपर्स मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन हो चुकी है। तो अगर हम उस होप के साथ ही नहीं जिएंगे तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। आप अभी जैसे आप में से कोई बोल रहा था औरतों को 33% रिजर्वेशन दिया गया है, वो एक होप ही तो था ना जिससे हम आगे बढ़ सके। तो मतलब आपको पूरी उम्मीद है कि आप जो है इनको न्याय दिला पाएंगी, कार्ड बनवा देंगी आप? मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो एक रिसर्चर ये बहुत अच्छी बात है, आप काफी इस ओर अग्रसर हैं, अच्छी बात है। एक काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन सरकार से क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि इनको एक डिग्निफाइड लाइफ दी जाए। ये दिल्ली सरकार से या मोदी जी से? मोदी सरकार से, दोनों से कार्ड बन जाए तो अच्छी बात है। अगर उनको एक रिकग्निशन सेंट्रल मिलना से बने चाहिए तो अच्छी बात है। जो भी दे सके, क्योंकि इनके पास आधार कार्ड तो है ही, बट उस आधार कार्ड से इनको रिकग्नाइज नहीं करा जा रहा है ना। तो अगर हम उनको ऐसे ID कार्ड्स प्रोवाइड करें जिससे इनको रोका टोका ना जाए, एक रिस्पेक्टेबल सैलरी दे। हाँ, जो गवर्नमेंट है वो तो अपना कार्य कर ही रही है, वो अपना कूड़ा उठाए अपने वर्करों से, इनको भी एक इज्जत मान सम्मान मिले। दिल्ली में ये लोग काफी सालों से हैं काम कर और रहे हैं। एकदम से आप किसी का काम नहीं छीन सकते, अच्छी बात। और ये एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि दिल्ली में जो क्लीनर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हम उनको बहुत बारी कूड़ा वाला बोलते हैं। हाँ, वो रिस्पेक्टेड वर्ड होना चाहिए। तो वो कूड़े वाले हम हैं क्योंकि हम कूड़ा मचाते हैं और वो हमारा कूड़ा साफ करते हैं, तो वो क्लीनर्स हैं। कूड़े तो हम मचा रहे हैं, तो उनको एक रिस्पेक्टफुल बिल्कुल अच्छी बात तरीके से उनको हमें एड्रेस बहुत अच्छी भावना है आपके अंदर उनके प्रति। ये वेस्ट वर्कर्स ने खुद बहुत सारी जगहों पे बोला, ये मैं नहीं बोल रही। लगता है उनको आघात लगता होगा, दिल में ठोस ये उनकी खुद की आवाज़ है और ये मैं चाहती हूँ कि हमारी सरकार इसको समझे। खैर शायद पहले समझा भी होगा, क्योंकि जो हमारी सरकारी टर्म है वो सफाई कर्मचारी है, वो सरकारी टर्म कूड़ा वाला नहीं है, जो एक बहुत अच्छी बात है। बट ये जो दिल्ली का एक मिडिल क्लास है, जो लोग हमारे क्लीनर्स को कबाड़ी वाला बोलते हैं, कूड़ा वाला बोलते हैं, तो उनको इस तरीके से एड्रेस नहीं करना चाहिए। वो इस वक्त शायद अगर वो ना हो तो इस शहर में हम सबका जीना मुश्किल हो जाए, हमें ये समझना। तो एक मैसेज आप आम जनता के लिए सामने बोल के दे दें, सरकारों के लिए, दोनों सरकारों के लिए, आप पार्टी और बीजेपी दोनों सरकारों को मैं ये बोलूँगी कि इनकी प्रेजेंस को रिकग्नाइज करिए, इनको सही तरीके से फॉर्मलाइज करिए, ID कार्ड दीजिए, एक अच्छा वेतन दीजिए
और लोगों से मैं ये बोलूँगी कि जब आप अपने घर से कूड़ा निकालते हैं तो आप देखिए कि आप क्या डाल रहे हैं उसमें। आप कभी अपनी सीढ़ियों से नीचे जाके एक क्लीनर को कूड़ा दीजिए। हमें लगता है कि वो उनकी ड्यूटी है कि वो ऊपर आके हमारा कूड़ा ले, और कूड़े वाला आपके 5 से 6 मंजिल चढ़ के ऊपर जाते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों की बहुत बुरा लगता है। तो आपसे हो सके तो आप अपना कूड़ा जो है वो आपकी ड्यूटी है, वो आपका कूड़ा है, वो एक क्लीनर का कूड़ा नहीं है, तो नीचे जाके आप उनको कूड़ा दीजिए। आप उनको एक रिस्पेक्टफुली ट्रीट करिए, जातिवाद मत करिए। जो छुआछूत का हम करते हैं कि हम कूड़ा देखते हैं तो हम अपनी नाक बंद करके उससे दूर हटना चाहते हैं, जबकि अपना ही कूड़ा होता और है। वो हमारा खुद का कूड़ा है, वो तो आपका कूड़ा कोई लेके जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए जब आप किसी को अपना कूड़ा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. आपने उन सभी क्लीनर को, अभी रिस्पेक्टेड वर्ड यूज करना होगा, जो क्लीन करते हैं उनको एक रिस्पेक्ट दी जाए, उनको आई कार्ड मिले, उनको जो है हेल्थ इंश्योरेंस मिले, उनको रेजिडेंस मिले, उनको जो है तनख्वाह मिले एक अच्छी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आवाज़ उठाई है। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम।